नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। तो हम जानते हैं सिटीजनशिप क्या होती है। किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को हम सिटीजनशिप बोलते हैं। जिस व्यक्ति के पास, जिस भी इंडिविजुअल के पास ये मेंबरशिप होती है, उसको उस कंट्री का सिटीजन बोला जाता है। नाउ नाउ इंडियन पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 एनेक्ट किया। इसका पर्पस था कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर है वो पार्लियामेंट, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारे मैटर्स इस एक्ट के थ्रू डील किए जाएंगे। ना तो हम समझते हैं कि इस एक्ट के थ्रू ही क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्यों नहीं। इंडिया में सिटीजनशिप को डील करने के दो मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मैं सीपी लिख देता हूँ। दूसरा, लीगल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होते हैं? जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, मतलब जैसे आर्टिकल। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू में 5 से लेके 11 तक जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं वो सारे सिटीजनशिप को डील करते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ये सारे आर्टिकल्स सिटी डील करते हैं कि 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा। ये सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। ना तो अब क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई इंडिया की सिटीजन लेना लेना चाह रहा है तो इसके लिए लीगल प्रोविजंस डील करते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट फ्रेम क्यों हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ इनेक्ट करे और डिटेल्ड प्रोविजंस बनाए। इसी पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया। ठीक है। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप और उससे रिलेटेड जो भी मैटर है उन सबको इसके थ्रू डील किया जाता है। ना सिटीजनशिप एक्ट में दो तरह के सिटीजन एक्ट में जो भी प्रोविजंस है उनको दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कोई भी भारत के नागरिकता को कैसे एक्वायर कर सकता है। और दूसरा है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन अपने भारत के नागरिकता को कैसे लॉस करेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है। वो सारे प्रोविजंस उस सेकंड कैटेगरी में डील होते हैं। तो ना पहले हम समझते हैं एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप एक्ट प्रिस्क्राइब करता है 5 वेज को, 5 तरीके से इंडियन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? बाय बर्थ, यानी जन्म के बेसिस पे। दूसरा, डिसेंट, यानी वंशज के बेसिस पे। बाय रजिस्ट्रेशन। और फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें कंडीशंस का फर्क है। बाय रजिस्ट्रेशन में हम बाय रजिस्ट्रेशन में जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं, अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो उस पर्सन को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नाउ बाई नेचुरलाइजेशन में जितनी भी कंडीशंस दी हैं उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा किसी भी इंडिविजुअल को टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। नाउ फिफ्थ है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर इंडिया इंडिया किसी फॉरेनर टेरिटरी को एक्वायर करता है तो उसमें रह रहे जितने भी लोग हैं दे बिकम द इंडियन सिटीजन। ठीक है। चलो अब हम एक एक करके सारे प्रोविजंस को डिटेल में समझते हैं। पहला समझते हैं बाय बर्थ के बेसिस पे। तो इसमें पहली कंडीशन थी कि कोई भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो 26 जनवरी को या 26 जनवरी
के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले। फिर चाहे उस व्यक्ति के माता पिता की नेशनैलिटीज कहीं की हो, वो कहीं के भी सिटीजन हो सकता है वो इंडिया की सिटीजन हो, या वो फॉर एग्जाम्पल किसी लाइक अमेरिका के सिटीजन हो। तो अगर ये कंडीशन मीट करती है तो उसके बेसिस पे उसको, बाई बर्थ के बेसिस पे उसे इंडियन सिटीजन मिल जाएगी। लेकिन इस प्रोविजन में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें किसी भी नेशनलिटी, पेरेंट्स की नेशनलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं था। तो इसका काफी ज्यादा मिसयूज किया गया था। काफी लोग, जैसे खासकर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान से, वहां से लोग इलीगली तरह से माइग्रेट करते, तो इंडिया में इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया इलीगल माइग्रेंट्स का। तो इसको एक बहुत मतलब अच्छा प्रोविजन नहीं माना जाता है इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड। ना तो 1986 में इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। उसमें कंडीशंस क्या दी गई? कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद इंडिया में बॉर्न हुआ, प्लस उसका उसके पेरेंट्स में कोई भी एक कम से कम इंडियन सिटीजन होना चाहिए जब उस चाइल्ड का या उस पर्सन का इंडिया में बर्थ हुआ हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन मीट करती है तो उसे इंडियन सिटीजन मिल जाएगी। लेकिन अभी भी जो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, उसको पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी क्या कर रहे थे लोग, इलीगली तरह से माइग्रेंट इलीगल इलीगल माइग्रेट कर रहे थे इंडिया में, और यहाँ पे आके किसी से शादी कर लेते। या मान लो कोई फॉरेन लड़की है, वो इंडिया में आई इलीगल तरीके से और उसने इंडियन सिटीजन से शादी कर ली, तो नाउ उसके जो बच्चे होंगे दे आर इंटाइटल टू इंडियन सिटीजनशिप। तो इस तरह से अभी इसमें भी काफी सारे लूप होल्स थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनली पार्लियामेंट ने 2003 में एक और अमेंडमेंट लेके आई इसके अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसमें पार्लियामेंट ने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया, और उसमें कंडीशन रखी कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ हो ऑन 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद, प्लस उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, तब उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर वो इस डेट में बॉर्न हुआ हो और उसके दोनों माता पिताओं में से कम एक के पास इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, और दूसरा लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बेसिस पे, इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने इलीगल माइग्रेंट इलीगल माइग्रेंट टर्म को इंट्रोड्यूस किया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। अब ये क्या होता है, इलीगल माइग्रेंट क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट इस एक्ट में डिफाइन किया, इलीगल माइग्रेंट होता है अगर कोई पर्सन इनवैलिड पासपोर्ट के साथ इनवैलिड पासपोर्ट के साथ या इनवैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में एंटर करता है, तो वो इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा उसको। दूसरी कंडीशन थी, अगर कोई भी फॉरेनर अगर वैलिड पासपोर्ट के साथ इंडिया में वैलिड पासपोर्ट के साथ इंडिया में एंटर करता है, या वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में एंटर करता है, लेकिन जब इन वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ओवर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो पर्सन इंडिया में कंटिन्यू रह रहा है, नाउ तब उस पर्सन को इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलीगल माइग्रेंट था, जो इलीगल वाली प्रॉब्लम थी, इलीगल माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम थी, उसको फिक्स करने के लिए 2003 में इसमें चेंजेस लाए गए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया में कोई किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट्स या किसी भी एनिमी एलियंस का अगर बच्चा इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो, तो दैट चाइल्ड इज नॉट इंटाइटल्ड टू बी अ इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। बाइडेसिमल वाला प्रोविजन बेसिकली इंट्रोड्यूस किया कि वो लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका इंडिया के साथ बाई डिसेंट या उनके कोई पेरेंट्स या कोई ग्रैंड पेरेंट्स इन
कि इंडिया के सिटीजन रहे हों, तो ऐसे लोगों को बाई डिसेंट के बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। इसमें पहली कंडीशन थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर born हुआ हो, कब, ऑन 26 जनवरी 1955 और 26 जनवरी 1955 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले। और इस टाइम ड्यूरेशन में वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, और उस टाइम पे, उस जब उसका बर्थ हुआ हो, तो उसके फादर के पास इंडियन सिटीजनशिप होना मस्ट था। अगर ये दोनों कंडीशन मीट करती हैं, तो उस पर्सन को इंडिया इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाई डिसेंट के बेसिस पे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ना फादर की डिसेंट को बेस बनाया है, मदर मदर की मदर मदर के क्राइटेरिया को एक्सक्लूड किया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो शालीन मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी कर ली, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और इस टाइमलाइन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस टाइमलाइन में ये हुआ हो। तो सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक के साथ शादी की, शोएब मलिक पाकिस्तानी सिटीजन है, सानिया मिर्जा हमारी इंडियन सिटीजन है। अब इनको कोई बच्चा होता है, चाइल्ड, तो ये चाइल्ड इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है बाय डिसेंट। वहीं हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शिखर धवन। शिखर धवन की वाइफ, जहाँ तक मुझे पता है, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। तो अब शिखर धवन, इनके कोई चाइल्ड आउटसाइड इंडिया पैदा होता है, तो ये चाइल्ड इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है बाई डिसेंट के बेसिस पे। तो आप देख रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सानिया मिर्जा भी इंडियन सिटीजन है, शिखर धवन भी इंडियन सिटीजन है, लेकिन इनके बच्चे को सिटीजनशिप दी जा रही है बाई डिसेंट के बेसिस पे, सानिया मिर्जा के बच्चे को नहीं दी जा रही। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था। और वैसे भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी की बात करता है, और जो जेंडर और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है उनको प्रोहिबिट करता है। तो बट समहाउ उस टाइम पे कुछ कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पार्लियामेंट ने इसको कंटिन्यू रखा, बट इसका टाइम टू टाइम काफी ज्यादा अपोजिशन हुआ। फाइनली पार्लियामेंट ने इस क्राइटेरिया हटा दिया और इसकी जगह एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 के। तो इसमें क्या कंडीशन रखी कि कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, कब, 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद, प्लस जब जब उसका जन्म हुआ हो, तो उसके जन्म के टाइम पे उसके किसी भी पेरेंट्स में से एक, चाहे उसका फादर या उसकी मदर, के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी ही चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट करती है तो उसे बाई डिसेंट के बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। नाउ थर्ड कंडीशन देखते हैं। कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ हो, ठीक है, प्लस उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी के भी पास एक इंडियन सिटीजन है बाई डिसेंट के बेसिस पे, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें इसके पेरेंट्स को क्या करना होगा, इसके पेरेंट्स को इस चाइल्ड के जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसे इंडियन कंसुलेट में विद इन 1 ईयर्स ऑफ हिज हर बर्थ, उन्हें इंडियन कंसुलेट में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसको। अगर 1 साल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल के अंदर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, और 1 साल का टाइम टाइम 1 साल का जो टाइम है वो ओवर हो जाता है ना, क्या वो रजिस्टर करा सकते हैं? करा सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है कि अब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देगी, फिर उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन इंडियन कंसुलेट में हो जाएगा। इंडियन कंसुलेट मतलब जो इंडियन एम्बेसीज है फॉरेन कंट्रीज में। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को एक राइटिंग लिख कर देना होगा कि जस्ट जिस टाइम उस चाइल्ड का बर्थ रजिस्ट्रेशन इंडियन कंसुलेट में किया जा रहा है, उस टाइम पर उस चाइल्ड के पास किसी भी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है।
ठीक है। और ये चाइल्ड कब, ये पर्सन कब बॉर्न हुआ होना चाहिए इसको, इसके लिए क्या टाइमलाइन दी हुई है। अब इस पर्सन का बर्थ कब होना चाहिए, 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद से। तो अगर ये कंडीशंस मीट करती हैं तो उस पर्सन को बाय डिसेंट के बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी ना। अगर कोई भी सिटीजन, कोई भी पर्सन जो अभी माइनर है, मतलब बिलो द 18 ईयर्स एज है उसकी, और वो बाहर आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ हो, वही वाली थर्ड वाली सारी कंडीशंस, तो वो बाय रजिस्ट्रेशन उसका सिटीजन, बाय रजिस्ट्रे उसको रजिस्ट्रेशन करा के उसको सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजन बन गया वो। लेकिन साथ ही साथ वो क्या क्या हो रहा है, वो किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप लिए हुए है उसको। तो उसे जब वो 18 ईयर्स की एज को अचीव करेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, तो 18 साल के अगले 6 महीने के अंदर उसे उस दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस करनी होगी, जिससे उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। मान लो यूएसए में क्या लॉ है, कोई भी चाइल्ड अगर यूएसए के टेरिटोरी में बॉर्न हुआ हो, irrespective ऑफ हिज हर पेरेंट्स नेशनैलिटी, देन वो जो चाइल्ड है ही इज एन एंटाइटल्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ यूएसए। ठीक है। तो मान लो कोई भी, तो अगर हम जो अभी थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी, अगर वो थर्ड कंडीशन में हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि उसको एक तरह से डबल ड्यूल सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ड्यूल सिटीजनशिप है नहीं। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो अभी ये क्या है, माइनर है। ठीक है। माइनर है तो जब ये माइनर है तो इसके अपने आप से काफी सारे जो राइट्स हैं एज अ इंडियन सिटीजन वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है। क्यों, उसके लिए 18 21 ईयर चाहिए, 25 30, जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। दूसरा, ये वोट नहीं कर सकता किसी की। ठीक है। ऐसे काफी गवर्नमेंट जॉब के लिए, काफी सारे गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इवन प्राइवेट सेक्टर में काफी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। इस तो इस बेसिस पर हम देखते हैं कि इसके काफी सारे राइट्स ऑलरेडी कट ऑफ हैं, बिकॉज ये माइनर है। ठीक है। लेकिन पर जब ये 18 ईयर की एज अटेन कर लेता है, फिर उसको इस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी विद इन 6 मंथ के अंदर। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो जाएगी, और वो दूसरी कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो उसके साथ कंटिन्यू कर पाएगा ना। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोविजन है, कोई भी पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइडेड वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, एंड इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द कंडीशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, प्लस वो इंडिया में एज अ रेसिडेंट 7 साल तक एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो। देन ही इज दैट, देन दिस पर्सन इज बिकम एलिजिबल टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप फर्स्ट। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो, सेकंड क्राइटेरिया है कि कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन हो, प्लस वो इंडिया आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया के आउटसाइड, यानी जो ब्रिटिश इंडिया के आउटसाइड किसी भी फॉरेन कंट्री में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो, यानी उसने किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली है, वहां पर एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा हो। ठीक है। तो इस कंडीशन में इस पर्सन को भी इंडियन सिटीजन मिल जाएगी। थर्ड कंडीशन है, अगर कोई पर्सन इंडिया के किसी भी सिटीजन से मैरी कर ले, शादी कर लेता है, ठीक है, प्लस वो सिटीजन इंडिया में 7 साल एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसे एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना होगा, उसके बाद उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है ना। अगली कंडीशन क्या है, कोई भी माइनर चिल्ड्रन ऑफ ए इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन का कोई भी बच्चा है जो अभी 18 साल से कम है, ठीक है, तो वो इंटाइटल होगा कि उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी बाई रजिस्ट्रेशन।
दूसरा, कोई भी पर्सन, जब उसकी, ये लगभग ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो फुल एज एंड कैपेसिटी, पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी whose पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन्स, मतलब जिस पर्सन की एट कोई पर्सन जब 18 ईयर का हो जाता है तो फुल कैपेबल है वो अपने डिसीजंस लेने में, और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स रजिस्टर होना चाहिए। तो उस केसेस में इस पर्सन को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी बाई रजिस्ट्रेशन। नाउ अगली कंडीशन है कि कोई भी एडल्ट पर्सन, एडल्ट का मतलब है यहाँ पे, यानी एडल्ट लिख दिया है, उसका मतलब यही है कि फुल एज एंड कैपेसिटी, मतलब जो 18 ईयर्स का कम से कम हो। तो कोई भी एडल्ट पर्सन, या तो एडल्ट पर्सन या उस पर्सन का कोई भी पेरेंट्स इंडिपेंडेंट इंडिया में सिटीजन्स रहा हो, इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन रहा हो, यानी 1947, सॉरी 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया की सिटीजनशिप उस पर रही हुई, लेकिन अभी वो क्या हो, वो फॉरेन चला गया है और वहां पे हो सकता है उसने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को क्या होना करना पड़ेगा, इंडिया में, इंडिया की सिटीजनशिप को इंडिया की सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करने से जस्ट 12 महीने पहले से उसे इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन मीट हो जाती है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल जाएगी। नाउ लास्ट कंडीशन है एडल्ट। तो कोई भी एडल्ट मतलब 18 ईयर या उससे बड़ा, जिसे एज अ रजिस्टर किया हो एज अ ओसीआई, मीन्स ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन इंडिया कार्ड होल्डर। ये तो ये पर्सन कौन होता है, तो जिस पर्सन को एज अ ओसीआई रजिस्टर किया गया हो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1950 के अंदर, उसे ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, तो अगर किसी भी एडल्ट को एज अ ओसीआई फॉर 5 ईयर्स के लिए रजिस्टर किया हो, प्लस जब यह व्यक्ति जब यह पर्सन इन जब यह पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे, तो जिस डेट में ये अप्लाई कर रहा है उस डेट के इमीडिएट 12 महीने पहले से वो इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा हो। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। यहाँ पर नोट पे ध्यान देना है, तो इंडियन ऑरिजिन क्या होता है और हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो कोई भी पर्सन या उसका पर्सन और हिज ईदर पेरेंट्स born in undivided India, that means British India, or any other territory which became part of India after 15 August 1955, then that person is called as a Indian origin. Now अगला प्रोविजन क्या है, बाई नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एनी पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजन प्रोवाइडेड ही और शी शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट, and if he possesses all of these uh, एलिजिबिलिटी। तो रजिस्ट्रेशन में क्या था कि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी थी, बाय नेचुरलाइजेशन में क्या है, जितनी भी ये कंडीशन अभी आप देखेंगे उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो समझते हैं पहली कंडीशन क्या है कि नॉट अ पर्सन दैट पर्सन शुड नॉट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री विच प्रिवेंट इंडियन फ्रॉम बिकम इट्स सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब वो व्यक्ति किसी ऐसे देश, कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है बाय नेचुरलाइजेशन, तो वो किसी ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जो कंट्री इंडियन सिटीजन्स को उस कंट्री का सिटीजन बनने से रोकती है बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, जब ये पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा या इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति को उस से पे उसे रेनाउंस करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन सेम ही है, मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब उस पर्सन को मतलब उस पर्सन को इंडिया में कम से कम
11 साल रहना, कम से कम इंडिया, तो ये पर्सन कम से कम 11 साल इंडिया में एज अ रेसिडेंट रहा हो, या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो इन इंडिया में, या पार्टली बोथ में, पार्टली एज अ रेसिडेंट रहा हो, या पार्टली इन गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो। तो जब वह, तो मतलब उसको कम से कम इंडिया में 11 साल रहना पड़ेगा। अब 11 साल के लिए क्या क्राइटेरिया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो उसने वन ग्यारह उसने 11 जनवरी 2020 को इंडियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन की। ठीक है। तो इसके 12 महीने, जस्ट इमीडिएट 12 महीने पहले से वो इंडिया में रह रहा हो, या तो एज अ रेसिडेंट की तरह रह रहा हो, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में हो। ठीक है। या सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या पार्टली बोथ। ठीक है। 1 साल ये हो गई, तो 12 मंथ मतलब 1 साल, ये मस्ट है। ये 12 महीने तो उसे इमीडिएटली एप्लीकेशन के जस्ट इमीडिएट 12 महीने से पहले रहना ही रहना होगा। ना, इस 12 महीने से इमीडिएट 14 ईयर्स के अंदर वो कम से कम 10 साल, 10 साल के लिए या तो इंडिया में एज अ रेसिडेंट रहा हो, या या ही हैज बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या पार्टली बोथ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 ईयर्स ये और 1 ईयर ये जाके दोनों को ऐड करेंगे, तो जो एग्रीगेट आ रहा है वो हमारा 11 ईयर आ रहा है। ठीक है, 11 ईयर आ रहा है। तो इस तरह से उसको 11 ईयर्स इंडिया में एज अ रेसिडेंट या इन गवर्नमेंट सर्विसेज में रहा हो, ये कंडीशन भी उसको फुलफिल करनी पड़ेगी ना। उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी कंट्री का फ्रॉड है या कोई टेररिस्ट टाइप का है, तो इस that person is not eligible to to acquire Indian citizenship by naturalization। तो उसको उसका गुड कैरेक्टर भी होना चाहिए। अगली कंडीशन है कि उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति को जो भी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज का मेंशन है, तो अगर उन 22 लैंग्वेजों में से कम एक लैंग्वेज का उसको एजुकेट नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगली कंडीशन, जब उसको जब उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है बाई नेचुरलाइजेशन का, बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका इंटेंट इंडिया में रहने का हो, या इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसमें सर्विस करने का हो, या ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का हो जिसका इंडिया मेंबर है, या फिर इंडिया के अंदर कोई कंपनी या सिविल सोसाइटी जो भी इंडिया में एस्टेब्लिश हो उसमें उसका काम करने का इरादा हो। तो जब ये सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं, तब जाके उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी बाय नेचुरलाइजेशन ना। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, तो आप जानते होंगे अदनान शामी को इंडियन सिटीजनशिप दी गई 2016 में बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिख गया है, इनके पापा पाकिस्तानी से, हालांकि जब इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की तब ये इनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप थी। ठीक है, सिटीजनशिप थी। तो इन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया और इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया ना। इसमें इस बाई नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में कोई पर्सन अगर बाई नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है तो उसे सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी पहले। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पशन है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे, यानी यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो सारी कंडीशंस को या उनमें से कुछ कंडीशंस को या एक कंडीशंस को वो वेव ऑफ कर सकती है, मतलब हटा सकती है, कोई भी कंडीशन नहीं रख सकती किसी उस व्यक्ति के लिए जिसने दैट पर्सन हु हैज रेंडर्ड अ डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन द फॉलोइंग फील्ड, इसने विशिष्ट सेवा दी हो इन क्षेत्रों में।
साइंस के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, वर्ल्ड पीस के क्षेत्र में, ठीक है, ह्यूमन प्रोग्रेस के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई नोबल लॉरिएट है, ठीक है, 2023 में जब मान लो कोई केमिस्ट्री में जिसको नोबल केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिला, ठीक है, नोबल नोबल प्राइज मिला था, ठीक है। तो मान लो अगर तो he that person basically that person rendered a distinguished service in the field of science. So if the government, if this person wants Indian citizenship by naturalization, government may waive off all the given conditions under the provision of by naturalization, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। नाउ लास्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें क्या है कि when any foreign territory become part of Indian territory, the government of India specifies people of that territory to be Indian citizens by notification। सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब मतलब कोई, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर रहा है, अपने में इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी फिर, एक नोटिफाइड डेट इश्यू करेगी, ठीक है। और उस डेट से इस टेरिटरी में जो भी पीपुल हैं, जितने भी पीपुल रह रहे हैं, दे ऑल बिकम द इंडियन सिटीजन्स। एग्जाम्पल है पौंडीचेरी, जब इंडिया ने पौंडीचेरी को एक्वायर ऑक्यूपाई किया, तो उस पौंडीचेरी में जितने भी लोग रह रहे थे, ठीक है, जो भी लोग थे वहां पे, उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय नोटिफिकेशन बाय नोटिफाइंग द डेट सबको इंडियन सिटीजनशिप दे दी। नाउ हम देखते हैं कि कोई भी इंडियन सिटीजनशिप अपनी इंडियन सिटीजनशिप को कैसे लॉस कर सकता है। तो इस ये इस इसमें तीन तरीके मेंशन है। तीन तरीके से कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी इंडियन सिटीजनशिप को लॉस कर सकता है। पहला है बाय रिनंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन, और तीसरा है बाय डेप्रिवेशन। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने तीन तरीके प्रिस्क्राइब किए फॉर फॉर द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। पहला था पहला है बाय इनिशिएशन, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीजन एट फुल एज एंड कैपेसिटी में, ठीक है, मतलब 18 ईयर या उससे ज्यादा का हो, तो अगर कोई सिटीजन डिक्लेयर करता है, रिनाउंस करता है इंडियन सिटीजनशिप को विद कॉन्शियसली एंड विदाउट एनी फियर, तो उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाती है। साथ ही साथ अगर वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं, ठीक है, तो जब वो अपने सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है, उसी टाइम पर उसके बच्चों की सिटीजनशिप भी लॉस हो जाती है। लेकिन जब उसके बच्चे 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तो दिस चिल्ड्रन कैन और मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। ये प्रोविजन। नाउ सेकंड है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, कोई भी पर्सन कॉन्शियसली एंड विदाउट ड्यूरेस, मतलब बिना किसी fear or pressure के, when citizens when any citizen voluntarily acquires citizen of another country, that it would invite automatic termination of Indian citizenship। तो कोई भी इंडियन सिटीजन मान लो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे अगर नॉर्मल रेसिडेंट रह रहा है, लेकिन उसको उसको लगा कि नहीं, अब वो इसी कंट्री में रहेगा परमानेंटली, तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उस कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है। तो जिस दिन उसने उस कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर किया, उसी दिन से उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई, ठीक है। नाउ दैट पर्सन इज नो लॉन्गर है इंडियन सिटीजन, ओके। लेकिन इन दोनों में क्या है कि ये अगर इस इन दोनों प्रोविजन के थ्रू कोई अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहा है, तो अगर उस टाइम अगर इंडिया का युद्ध चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होल्ड देयर डिसीजंस टू रिनाउंस द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। ये है कंडीशन थोड़ी सी। नाउ थर्ड है डेप्रिवेशन, मतलब कंपल्सरी टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंडियन सिटीजन से अपने, ना वो अपने अपने विल से अनाउंस कर रहा है, ना उसने किसी दूसरे
कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने उसकी सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया हो। वो क्या कंडीशन है? पहली है कि अगर उसने इंडियन सिटीजनशिप को फ्रॉड तरीके से एक्वायर किया है, यानी उसने किसी जाली डॉक्यूमेंट बनवा के और इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो अगर ऐसा किया है तो उसकी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्मिनेट कर देगी। दूसरी कंडीशन, या फिर अगर उसने और दैट पर्सन शोड अ डिसलॉयलिटी और द इंडियन सिटीजन शोड डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने खालिस्तानी मूवमेंट जो देखा होगा, तो दोज पीपुल इन दैट मूवमेंट, पीपुल इन द खालिस्तानी मूवमेंट में, who actually demanded to secession from India, जो सिख सिख जहाँ सिख लोग रह रहे हैं, वो वाला रीजन कह रहे हैं कि वो हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं। बट तो ये क्या हो रहा है, इट इज अ डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला सिटीजन क्या कर रहा है, एक्चुअली उस यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल वैल्यूज हैं उसके साथ डिसलॉयल है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समाप्त कर देगी ना। अगली कंडीशन क्या है कि जब इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो कोई भी इंडियन सिटीजन उस वॉर के टाइम पे इस कंट्री के साथ ट्रेड, अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, ठीक है, चोरी छुपके ट्रेड कर रहा है, या उसको अनलॉफुली कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, और जेल में भी डाल सकती है। अगली कंडीशन क्या है कि कोई भी, किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंडिविजुअल ने इंडियन सिटीजनशिप को बाई रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू एक्वायर किया हुआ है, एक्वायर कर लिया। अब जिस दिन से उसने एक्वायर किया उसके अगले 5 साल के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, जा रहा है, और वहां पे मान लो रह रहा है, और अगर दूसरी कंट्री में वो किसी भी क्राइम की वजह से या किसी भी गलती की वजह से अगर उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, तो उस पर्सन की सिटीजनशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्मिनेट कर देगी। लास्ट कंडीशन क्या है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा हो और लगातार 7 साल से रह रहा हो, 7 ईयर से रह रहा हो, लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी इंडियन किसी भी फॉरेन कंट्री में एज अ रेसिडेंट रह रहा होता है, तो उससे हर साल जाके इंडियन जो एम्बेसी है या इंडियन कंसुलेट है, इंडियन एम्बेसी या इंडियन जो कंसुलेट है, उनमें जाके एक फॉर्म भर करके देना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि दे दैट पर्सन कंटिन्यू टू होल्ड द इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर कोई कोई भी इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहा है एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और वो इंडियन कंसुलेट को जाके नहीं इन्फॉर्म कर रहा है और लगातार 7 साल से वो वहां पे रह रहा है, तो इस केसेस में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस इंडियन सिटीजन की भी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। तो ये सारी, ये 3 कंडीशंस से कैसे कोई इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे, हम आपको अपडेट रहना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कई बार करती रहती है, तो आज हो सकता है हमने जो पढ़ा है वो आज के लिए, आज तक वैलिड है, लेकिन इन कमिंग टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट कोई चेंजेस लेके आ जाए। तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो उसके साथ आप करंट में एक बार इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके एक बार अपडेट जरूर ले लें। सो थैंक यू गाइस फॉर एंड कीप वॉचिंग। खुश खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।